कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर 2 और लेक्चर 6 है। जैव प्रक्रम हम लोग देख रहे थे। जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर था पोषण, जिसको हमने 5 लेक्चर में कंप्लीट किया। और नेक्स्ट टॉपिक श्वसन का है, रेस्पिरेशन का। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज से श्वसन कर रहे हैं। तो ये श्वसन का लेक्चर 1 है और कल श्वसन का लेक्चर 2 आ जाएगा और 2 लेक्चर में ही इसको समाप्त कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि श्वसन जरूरी क्यों है, क्यों श्वसन जरूरी है। उसके बाद श्वसन का प्रक्रिया तथा प्रकार देखेंगे। फिर पौधा में श्वसन, जंतु में श्वसन और मनुष्य में श्वसन। ये 4-5 टॉपिक देख के इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम श्वसन जरूरी क्यों है, श्वसन की प्रक्रिया तथा प्रकार और पौधों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें इस दोनों को करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन जरूरी क्यों है। हम सभी ने पहले चैप्टर में पोषण में पढ़ लिया था कि जीवन संचालन के लिए हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो पोषण से मिलता है। और पोषण के अंतर्गत हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिससे सीधे ऊर्जा का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। अर्थात जीवन संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति पोषण के द्वारा भोज्य पदार्थ से सीधे उत्पादन संभव नहीं है। उसके लिए जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है उसका पाचन करके सरल अणु द्वारा जटिल अणु से सरल अणु में बदला जाता है। फिर आसानी से पाचन और अवशोषण होता है और अंत में जाके ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर हम लोग का जीवन संचालन चलता है। खाद्य पदार्थ से ऊर्जा उत्पादन भोज अणु के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। मतलब हम लोग जो खाते हैं उससे ऊर्जा का उत्पादन, जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसके ऑक्सीकरण का मतलब होता है विभिन्न अणुओं में टूटना। इस प्रक्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो बहुत कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो उच्च कोशिकीय जीव के लिए आवश्यक से बहुत ही कम ऊर्जा होता है। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो बहुत कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हमको अधिकतम ऊर्जा प्राप्ति होती है, ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करना होता है। और शरीर की इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करना होता है। और यह ऑक्सीजन, यहाँ जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यह ऑक्सीजन मनुष्य को और अन्य जानवर को या अन्य जंतुओं को श्वसन से प्राप्त होता है यह ऑक्सीजन। इसीलिए सभी जीव के लिए श्वसन जरूरी है, क्योंकि श्वसन के बिना ऊर्जा उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए श्वसन जरूरी है। और श्वसन के बारे में अब हम देखते हैं। श्वसन से पहले हम लोग कुछ देखने वाले हैं कि हम लोग जो सरल भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें ग्लूकोज, वसा या एमिनो अम्ल में विघटित होता है। जो भी सरल भोज्य पदार्थ होता है वह ग्लूकोज, वसा या एमिनो अम्ल में विघटित होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और एटीपी के रूप में कुछ ऊर्जा संग्रह होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना है, एटीपी यहाँ से टी से हो गया ट्राई, और एक होता है एडीपी, वो होता है डाई। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। और ये जो एटीपी का उत्पादन होता है ये कोशिका में उत्पादन होता है। कोशिका द्रव में एटीपी का उत्पादन होता है। श्वसन को समझने के लिए हम इस रासायनिक अभिक्रिया से समझ सकते हैं कि श्वसन किस प्रकार से होता है। यहाँ से श्वसन के लिए जरूरी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अभी हमने बताया था कि ग्लूकोज, ये जो शुगर है, शुगर को ही ग्लूकोज बोला जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु, और यहाँ जो एटीपी है, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन होता है। ये हम लोग के शरीर में टूटता है ऑक्सीजन से मिलने पर जब हम श्वसन लेते हैं। और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जो ये
ज़रूरत से अधिक होता है, जो शोषण की प्रक्रिया से बाहर निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और बढ़िया से समझेंगे। और एटीपी के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, जो शोषण के द्वारा बाहर होता है। यही बात इस प्रक्रिया में भी होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुगर और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर मिलता है, यह रिएक्शन करके इस छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। अब हम आते हैं शोषण क्या है। शोषण के परिभाषा में देखते हैं कि शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते जितने भी यहाँ पृथ्वी पर जीव है, चाहे पेड़ पौधा हो कुछ भी हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में अंदर तक पहुँचता है, पहुँचकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अभी देखे थे कि C6H12O6 के बारे में, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हुए एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर किया जाता है। यह प्रक्रिया शोषण कहलाती है। यह प्रक्रिया शोषण कहलाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि शोषण में हम लोग O2 लेते हैं और ये शरीर की कोशिका में पहुंचता है, जहां इसका ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोज के साथ इसका ऑक्सीकरण होता है और ये टूटकर किसमें ये वहाँ पे टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है। तो यही वाला रिएक्शन के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है कि C6H12O6 ये शुगर का हो गया और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का, ये मिलके यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और यहाँ पे एनर्जी भी मुक्त हो रहा है। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये जो आप देख रहे हैं रिएक्शन, ग्लूकोज जो टूटता है O2 के साथ मिलकर, ये कहाँ पे, कोशिका में होता है। शोषण दो प्रकार के होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण, इसके प्रथम चरण में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज, ये ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु वाले हैं तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक कार्बन एक अणु वाले ग्लूकोज, 2 अणु वाले पाइरूवेट, ये जो पाइरूवेट का निर्माण होता है, ये पाइरूवेट कार्बन 3 वाले पदार्थ होते हैं और ग्लूकोज कार्बन 6 वाले पदार्थ होते हैं। इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अवायवीय शोषण के प्रथम चरण में किसका, सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज 2 अणु पाइरूवेट में, एक अणु ग्लूकोज का 2 अणु के पाइरूवेट में टूटता है, का निर्माण कोशिका के कोशिका द्रव में, ध्यान रखना है। ये अवायवीय शोषण में कहाँ होता है, कोशिका द्रव में इसका निर्माण होता है पाइरूवेट का। किससे, तो एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का, और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में 3 प्रकार की घटनाएं घटती है। सबसे पहले क्या होता है कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब पाइरूवेट जब कभी भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और यह प्रक्रिया किस में होता है, ईस्ट नामक जीव में होता है पाइरूवेट। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो पाइरूवेट अम्ल हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जब कभी भी हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है और उस टाइम पे हमारे शरीर में O2 की कमी हो जाती है। O2 की कमी होने से हम लोग ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं। उस परिस्थिति में होता क्या है कि हमारे यकृत में, हमारे लीवर में जो ग्लूकोज जमा रहता है, वो जल्दी टूटना शुरू कर देता है। ग्लूकोज हमारे यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है और वो जल्दी टूटकर हमको आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और हम लोग बहुत ही जल्दी थकावट महसूस करते हैं। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल, पाइरूवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कठिन परिश्रम के दौरान अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ग्लूकोज का विखंडन
ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करता है। और ये ग्लूकोज कहाँ संग्रहित रहता है? ये हमारे यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है और इसका जब ज़रूरत होता है तो ये टूट कर जल्दी से ऑक्सीजन हम लोग को प्रोवाइड करवाता है। और यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन अधिकतम मात्रा में संग्रह नहीं तो फिर लास्ट में वसा टूटता है और वसा टूटकर हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है और हम कठिन परिस्थिति में भी कुछ न कुछ समय तक काम करते रहते हैं। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग को ध्यान से नोट कर लेना है कॉपी में, क्योंकि ये सारी बातें आपके पुस्तक में नहीं लिखे हैं, आप आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा घटना होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है। जब कभी भी पाइरूवेट के साथ ऑक्सीजन का क्रिया होता है तो उस टाइम पे पाइरूवेट का पूर्ण तरह से विखंडन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया वायवीय शोषण कहलाता है। अर्थात वायवीय शोषण में होता क्या है कि पाइरूवेट और ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है, कुछ ऊर्जा भी मुक्त करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं वायवीय शोषण को। ये वायवीय शोषण, इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रखना है, अवायवीय शोषण केवल और केवल कोशिका द्रव में संपूर्ण होता था, वही वायवीय शोषण कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है और वायवीय शोषण में बहुत ही ज़्यादा अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। अवायवीय शोषण में जो कुछ शेष पाइरूवेट बच जाते हैं, अब उसका पूर्णतः ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? वायवीय शोषण के बाद में आता है, वायवीय शोषण में होता है। शेष बचे पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका द्रव से पहले कहाँ रहता है? हमने अभी बताया था कि सबसे पहले इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में शेष बचे पाइरूवेट चल जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ पहले से ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट जो है टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होता है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था पौधा में शोषण, तो पौधा में शोषण को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि प्रत्येक जीव O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में थोड़ा और विस्तृत में देखेंगे। तो पौधा में जो शोषण होता है वे विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा। और पौधे के शरीर की सतह से गैसों का परिवहन होता है। ये भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। जहाँ एक और जहाँ मनुष्य में शोषण करने के लिए खास अंग होते हैं, वही पौधे के प्रत्येक भाग अलग अलग तरीक़ा से अपना शोषण कर, जैसे कि जड़ का अलग होता है, पत्ती का अलग शोषण होता है, तना में अलग शोषण होता है। वही बात लिखा हुआ है कि पौधे के प्रत्येक भाग में जड़, पत्ती, तनाओं में अलग अलग शोषण की क्रिया होती है। और पौधों में जो शोषण की गति होती है बहुत धीमी होती है मनुष्य से। जब हम बात करते हैं पुराने वृक्ष की, तो पुराना वृक्ष के छाल से शोषण करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है मिट्टी से ऑक्सीजन ग्रहण करके अपना शोषण करते हैं। जलीय पौधा भी विसरण की क्रिया से अपना शोषण करता है और जल से ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। जलीय पौधा दिन में निकली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधा अपना भोजन बनाता है। लेकिन रात को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए रंध्र से रात को कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि पौधा भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दिन में भी, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण होने की वजह से CO2 का पौधा यूज कर लेता है और उस टाइम पे दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात को सूर्य प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसीलिए रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड का ही निष्कासन होता है। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर। कल हम लोग आएंगे इसी का पार्ट 2 लेके, शोषण का पार्ट 2 लेकर, और इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। धन्यवाद।